बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं समर अब्बास। आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपको बताएंगे इमरान खान ने जेल से एक बहुत ही अहम पैगाम भेजा है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के नाम पर। तो बड़ा ख़ास पैगाम दिया है कि जो कौमें आवाज़ नहीं उठाती अपने हक़ के लिए वो ग़ुलामी रहती है। पैगाम में मज़ीद क्या था आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे जनाब के शेर अफजल मरवत के भाई खालिद मरवत ये मामले खसूसी थे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में। ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने के अंदर ही अहदे से हटा दिए गए, डी नोटिफाई हुए बाय द वे। अच्छा, इसके अलावा हनीफ अब्बासी और अनवारुल्लाह काकड़ में एक झड़प होगी इस्लामाबाद के मुकामी होटल पर गंदम की दरामद के स्कैंडल के हवाले से। ये क्या माजरा है जनाब, इस पर आपको बताएंगे डिटेल्स। फिर जनाब मखसूस नशिस्तों के बारे से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच बन गया। 8 मई को समाअत करने जा रहा है मखसूस नशिस्तों के बारे से। तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलेगी या नहीं, मैं बेंच की कंपोजिशन को सामने रखते हुए आपके सामने कुछ अहम डिटेल्स रखूँगा। और जनाब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जजेस की तकर्री के हवाले से जो तरीक़ाकार है वो तब्दील किए जाने के हवाले से जुडिशल कमीशन के इजलास में डिस्कशन हुई है। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे गवर्नर पंजाब का आज फैसला हो गया है बड़े ले दे के बाद। और इसमें गेम क्या पड़ी है जनाब के सलीम हैदर का नाम कहाँ से आ गया अचानक से, और के पी का मामला क्यों रुक गया है, ये भी आपको बताऊँगा। और इसके अलावा कोई मज़ीद खबरें हैं जिन पर मैंने बात करनी है इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके या वीडियो पहली मतलब देख रहे हैं तो पहले सबसे पहला काम ये करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पसंद है तो उसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जनाब ये जो मामला है पहले ज़रा बात करें तो खान साहब ने एक पैगाम जारी किया डियाला जेल से, और ये बड़ा अहम पैगाम है खान साहब का जिसमें उन्होंने काफ़ी बातें खुल के की हैं। एक तो पहले ही उनका जो टेलीग्राफ में जो आर्टिकल छपा है उस पर काफ़ी बहस ऑलरेडी हो रही है। तो खान साहब ने जो डियाला जेल से पैगाम जारी कर दिया है पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम के नाम पे, जिसमें वो ये लिखते हैं कि तमाम मुकदमा सुनने वाले जज साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि इन केसेस को बिला जवाब ताखीर का शिकार करने के बजाय जल्द से जल्द उन पर फैसला किया जाए। उन्होंने अपने मुकदमा सुनने वाले जजेस को मुखातब करते हुए कहा, देर से फैसला करना भी नाइंसाफी नहीं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो वाली बात खान साहब ने की। उन्होंने कहा जी सबको मालूम है कि चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो, इद्दत केस या फिर साइफर केस हो, ये तमाम मुकदमा झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त है। फिर खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से उनका जी काजी फाइज ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, दबाव तो उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है। आप तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बी टीम बने हुए, आपने तहरीक इंसाफ से भले का निशान छीन लिया, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की। 9 मई वाक़यात की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए गए, जिस पर हमारी पटिशन 25 मई 2023 से ज़ेर इल्तवा है, जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। आम इंतखाबात में खुलेआम होने वाली धांधली के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों पर आज तक समाअत ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले को इल्तवा का शिकार किए रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नजरिया ज़रूरत एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। तो ये बड़ा सख्त आज इल्ज़ाम लगाया खान साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर। नजरिया ज़रूरत जो एक था ना, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बड़ी बात होती थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में कई मौके पे कई मार्शल लॉ को जो है वो वैलिडेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नजरिया ज़रूरत को जो है वो अडॉप्ट किया। अब भी खान साहब कह रहे हैं कि आजकल के जो हालात तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नजरिया ज़रूरत के तहत काम कर रहे हैं। और दबाव के वाले से आपने सुन लिया कि जो खान साहब कह रहे हैं भाई आपने तो गलत काम करने से इनकार ही नहीं किया तो आप पे दबाव कैसा आना है। आप तो खान साहब के बकौल ने कहा आप तो बिछे हुए, आप तो झुके हुए उनके सामने। तो ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम है, ये अभी बहुत सख्त अटैक जो मैंने देखा है कि खान साहब ने रिसेंट पास्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जो है वो किया आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। इससे पहले वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो गाहे बगाहे तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से वो एक जिनी थोड़ा वो राय का इजहार करते हैं, लेकिन इतनी खुल के उन्होंने तनकीद आज पहली मत पाई नहीं। खान साहब जो है लगता है कि वो कहते सारी कश्तियाँ जला के इस किसी मिशन पर निकल जाना, वो सारी कश्तियाँ इन्हीं पीछे मुड़ने का रास्ता उन्होंने सारे बंद कर दिए हैं। ना मुफाहमत जो है वो किसी किस्म की अदलिया के मामला पे हो सकती है, ना किसी और मामले पे हो सकती है। तो यही वो सारी कश्तियाँ जलाने वाला मामला जो है वो नज़र आ रहा है कि फ़ौज से भी लड़ाई, अदलिया से भी लड़ाई। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ये ज़रा अहम मामला देखना पड़ेगा। ये खान साहब कॉन्फिडेंस कहाँ से गेन कर रहे हैं। अच्छा, बाकी चीज़ जो है बानी चेयरमैन इन्हीं खान साहब ने जो है तहरीक इंसाफ जो चेयरमैन खान साहब ने ये कहा कि ये तारीखी मौका है, अजीम कौमें तारीखी मौक़ों का फ़ायदा उठाती हैं। डरा धमका फैसले लिए जा रहे हैं जिससे मुल्क का जुडिशल सिस्टम तबाह हो रहा है। हाई कोर्ट्स के जजेस के लेटर ने साबित कर दिया है कि मुल्क में जंगल का कानून है। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार करें। ये यहाँ पे खान साहब ने बड़ी एक जो है ना वो
बारीक एक वो उन्होंने गेम डालने की कोशिश की है कि जनाब जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस उठ के खड़े हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जनाब कि भाई हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है, कहिए ये वक्त आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी इस सारे हरबों के खिलाफ, हथकंडों के खिलाफ खड़े हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है फिर तो जनाब इनकलाब को आने से कोई रोक नहीं सकता। ऑलरेडी हाई कोर्ट के जजेस ने भी जो तजावीज़ अपनी भेजी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी उसी तरह के तासुरात के इज़हार के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत के अंदर किया था। उससे खान साहब को बड़ी एक वो मिली है, स्ट्रेंथ मिली है पीटीआई को। अब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी इस मामले पे डट के खड़े हो जाए, ज़रा वो आवाज़ उठाए। बाकी खान साहब ने कहा कि बातचीत के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा। यानी उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है खान साहब ने कि अगर बातचीत होगी तो कैसे होगी, टर्म्स उसके क्या होंगे, शराइत क्या होंगी, वो शराइत ज़रा रख नहीं सकें। वो शराइत क्या है, वो शराइत ज़रा सुन लें। शराइत खान साहब ने ये रखी है जनाब कि एक तो वो कह रहे हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए और जेलों में कैद हमारे बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि बातचीत मुखालिफिन से ही होती है, तो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफिन हैं बातचीत उन्हीं से होगी। यानी यहाँ उन्होंने तखसीस नहीं की पहली मरतबा खान साहब ने जनाब के जुडिशरी से यानी फौज से बात करनी है या सिविलियन गवर्नमेंट से बात करनी है। इससे पहले वो कहते रहे कि भाई 3 पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल पार्टी, नून लीग, एमकेएम से बात नहीं होगी। लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि जो सबसे बड़े मुखालिफिन है पीटीआई के, उनसे भी बातचीत होनी है। तो ये एक बड़ी अहम चेंज है, बड़ी अहम यानी जो लाइन है। बाकी इस पर वो क्लियर है जनाब कि डील नहीं करनी, बातचीत का मतलब इंगेजमेंट ही है, जो फवाद चौधरी ने एलैबोरेट किया था। उन्होंने कहा जी कि दुनिया की तारीख में कहीं भी ये मिसाल नहीं मिलती कि एक जुर्म पर तीन केसेस बनाए जाए। यहाँ मेरे और मेरी अहलिया पर तोशाखाना पर पहले ही 3 केसेस बनाए जा चुके हैं। जब उनमें से भी कुछ नहीं मिला तो अब चौथा केस बनाने की तैयारी की जा रही है, जो आइन और कानून की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि ये जो चौथा केस एक बनाया गया तोशाखाना 2 के नाम से, एक यानी नया तोशाखाना निकाल लिया गया। पहले तोशाखाना के वाले से जो घड़ी वाला केस था, बाकी केस तो क्या था कि तोशाखाना में मिलने वाले तहाइफ भेज दिए, अब ये सरकार को मिलने वाले तहाइफ जो है वो भेज दिए इमरान खान ने। अब एक नया केस वही है, यानी कि जो है ना कान को घुमा के इस तरफ से पकड़ लिया है और एक नया केस बना दिया गया। तो मैं इस बात पे एग्री करता हूँ हासिल जनाब के एक मामले में चौथी मरतबा आप केस बनाने जा रहे हैं, तो ये बड़ी यानी कि चौथी मरतबा नहीं, मैं तो तीसरी मरतबा कम से कम आप ये केस बनाने जा रहे हैं। तो ये वाक़तन वो उनकी राय से मैं एग्री करता हूँ। बाकी इमरान खान ने कहा कि टेलीग्राफ को खत लिखा है जिसमें मैंने बताया है कि ना सिर्फ मेरी जान को ख़तरा है बल्कि मेरी अहलिया को पिछले 3 माह से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, उनकी जान को भी ख़तरा है। ख़तरे के वाले से मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह आ चुकी हैं और वो अब तक की जो सरकार ने मेडिकल रिपोर्ट सामने लाई है उनके मुताबिक तो जो है ये जो खान साहब का है कि अहलिया को जहर दिया जा रहा है, उनकी जान को ख़तरा है, ऐसी कोई चीज़ फ़िलहाल नज़र नहीं आई यानी कि रिपोर्ट्स के अंदर। लेकिन ताहम ये ज़रूर है कि उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है और सेहत क्यों बिगड़ रही है, क्या ऐसा मामला है, वो यकीनी तौर पर ये मामला मज़ीद जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो मेरिट करता है कि होनी चाहिए। आखिर में इमरान खान ने अपनी कौम के नाम एक बड़ा ही मानी खेज किस्म का पैगाम दिया है। आजकल बड़े यानी कि मानी खेज किस्म के जुमले बीच में आ जाते हैं, जो कल भी था कत्ल के हवाले से। आज उन्होंने बात की जो कौमें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं होती वो हमेशा ग़ुलाम रहती हैं। तो ये बड़ा अहम ये पैगाम था इमरान खान का जो कि सामने आया है। बाकी इसके अलावा जनाब कल का टेलीग्राफ का जो खान साहब का आर्टिकल था वो भी काफ़ी ज़्यादा बहस में है। तो ये उनका जो पैगाम था तो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बड़ा उन्होंने स्ट्रांगली हिट किया और कौम को भी पैगाम दिया भाई कि आपको अगर अपने हकूक़ चाहिए, ग़ुलामी नहीं चाहिए, तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। तो वो बेसिकली पीटीआई की जो मूवमेंट शुरू हो रही है या शुरू हो चुकी है, उस वाले से उस कॉन्टेक्स्ट में खान साहब ने ये बात की थी, आपको अपने हकूक़ के लिए निकलना पड़ेगा। बाकी जनाब एक जो उन्होंने ऊपर जिक्र किया था खान साहब ने जनाब कि हमारा केस नहीं लगा ये मखसूस नशिस्तों वाला, तो बिलाखिर जनाब खबर अब यह है कि इस हद के बाद हुआ या क्या हुआ है, बहरहाल ये केस अब फिक्स हो गया है। 8 मई की तारीख फिक्स हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के बारे से जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पीकर KP असम्बली ने एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो अपील बिलाखिर फिक्स हो गई है। और 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह की सिब्राही में, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस 3 रुकनी बेंच में शामिल है। ये इस केस को सुनेगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो इसमें एक अहम चीज़ ये भी है जनाब कि जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव कर लिए गए हैं। मरकज़ में सूबों में हुकूमतें जिस तरह से डिज़ाइड थी वो बन गई हैं। सनत के इंतखाबात भी हो गए हैं उन्हीं सीटों के हिसाब से जो तरीके हिसाब से ले ली गई थी। अब अगर तरीके साहब को ये राइट मिल भी जाता है तो इतना ज़्यादा तरीके साहब को फ़ायदा शायद ज़्यादा बड़ा ना हो सके। सिर्फ सनत के अंदर नंबर उनके PTI के बढ़ जाएंगे और उसमें भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। चेयरमैन सनत का इंतखाब हो चुका है, डिप्टी चेयरमैन सनत का इंतखाब हो चुका है, तो ख़ास फ़र्क किसी किस्म का कहीं पर भी नहीं पड़ेगा। तो बेंच के अंदर जो है मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब के होते हुए मुझे ये लग रहा है 3 रुकनी बेंच में कि ये फैसला शायद तरीके साहब के हक़ में आ जाए। बाकी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है आज,
جس میں آرٹیکل 175 میں ترمیم کے حوالے سے غور کیا گیا، اور ججز کا جو تقرر ہے بیسیکلی 175 جو ہے ڈیلز ود اپوائنٹمنٹ آف دا ججز، تو ججز کے تقرر کے حوالے سے جو ہے وہ ترمیم کی جا رہی ہے آرٹیکل 175 میں، اور شاید یہ ترمیم کا معاملہ جو ہے یہ جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں توسیع کی طرف بھی، کہ ججز کی جو ہے وہ ایج بڑھا دی جاتی ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے، اس میں یہ حکومت کا جو اب تک کا جو ایک حکومت کا پلان ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اکتوبر میں ریٹائر نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں مزید ان کی توسیع مدت ملازمت میں مل جائے گی۔ تاہم ایک چیز میں ضرور فیصلہ ہوا، اجلاس جو ہے وہ کچھ دیر چلا اور پھر ملتوی کر دیا گیا، مؤخر کر دی گئی کارروائی، لیکن یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ 175 میں ترمیم سے پہلے جو جہاں پہ ججز کی ویکینسیاں خالی ہیں وہ تقرریاں ابھی ہو جائیں گی۔ آگے چل کے کمپوزیشن بھی جو ہے جوڈیشل کمیشن کی ججز کی تعیناتی کے حوالے سے وہ بھی چینج ہوگی، اور ترمیم کر کے طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا جائے گا ججز کی تقرری کا۔ باقی اس کے علاوہ جناب اس پہ پی ٹی آئی کا جو یہ ماننا ہے، کئی ایسے لوگوں کا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک بڑی سخت رائے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 175 میں ترمیم ہے جو اصل اس کا مقصد ہے وہ چیف جسٹس کو توسیع دینا ہے، باقی روٹین کی کارروائی ہے ساری۔ اچھا، گورننس کا تقرر آج ہو گیا جناب۔ سردار سلیم حیدر جو ہے وہ پنجاب کے گورنر تعینات ہو گئے ہیں۔ پہلے یہاں پہ قاہرہ صاحب کا اور مخدوم احمد محمود کا نام چل رہا تھا۔ سلیم حیدر صاحب جو ہیں یہ اٹک سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں، یہ پچھلا الیکشن بھی لڑے تھے، اس سے پہلے یہ وزیر مملکت بھی جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں رہ چکے ہیں، اور اب جو ہے انہیں گورنر کے پی لگایا گیا ہے۔ قاہرہ صاحب اور مخدوم احمد محمود کا نام پہلے چل رہا تھا، دونوں میں اطلاعات یہ ہے کہ ٹائی پڑ گئی، ٹائی پڑنے پہ جو ہے وہ تیسرا نام جو ہے سلیم حیدر کا آ گیا۔ بیسیکلی لو پروفائل پہ رہتے ہیں، اتنے زیادہ پرومیننٹ لیڈر نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب سے، تو انہیں اب گورنر لگا دیا گیا۔ کے پی کے گورنر کا معاملہ جو ہے وہ فی الحال ڈیلے ہو گیا ہے، چونکہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا فیصل کریم کنڈی ہوں گے گورنر خیبر پختونخوا، لیکن اب جو ہے نام چل رہا ہے آسمہ ارباب عالمگیر کا بھی، اور ایک اور نام بھی چل رہا ہے، تیسرا نام بھی خٹک صاحب کا نام بھی بیچ میں آیا تھا، اس کے لیے پیپلز پارٹی جوائن کرنا پڑتی، وہ انہوں نے کی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ فی الحال یہ معاملہ کے پی کا ملتوی ہو گیا ہے، کچھ دن کے لیے مؤخر ہو گیا ہے، اور کے پی کے ساتھ بلوچستان کا معاملہ بھی فی الحال مؤخر ہو گیا ہے، سندھ کا معاملہ بھی مؤخر ہے فی الحال، ہاں بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سندھ کے حوالے سے کہ کامران ٹیسوری پہ اعتراض ہے پیپلز پارٹی کا، خود زرداری صاحب کا بڑا براہ راست اعتراض ہے، وہ نہیں چاہتے ان کا گورنر لگنا وہاں پہ، وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم سے ہی بے شک کوئی اور بندہ آ جائے۔ خوشبخت شجاعت صاحب کے حوالے سے کافی فلیکسیبلٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہاں نون لیگ اپنا گورنر لگاتی ہے یا ایم کیو ایم کو ہی دیا جاتا ہے۔ باقی خبر یہ آئی ہے جناب کہ چیئرمین ایف پی آر امجد زبیر صاحب، ان پہ کافی برہمی کا اظہار کیا۔ آج شہباز شریف نے انہیں ڈانٹ پلا دی جناب کہ ابھی تک آپ نے ایف پی آر کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے آپ نے ترامیم یا آپ نے جو آپ نے اصلاحات کرنی تھی وہ نہیں کی۔ چیئرمین ایف پی آر نے کہا جی میرے خلاف ادارے کے اندر سے بڑی سخت قسم کی سیاست شروع ہو چکی ہے، تو اس پہ شہباز شریف نے کہا جی 2 مہینے بعد آج آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ کے خلاف سیاست ہو رہی ہے انٹرنلی۔ نے کہا جی فارغ کریں جو بندے سیاست کر رہے ہیں، اور ٹیکس کلیکشن کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات آپ فوری طور پہ اٹھائیں، نہیں تو آپ کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو ذرا شہباز صاحب اتھارٹی پکڑ رہے ہیں، بائی دا وے سپورٹ ظاہر ہے ان کی اپنی اتنی افسران پہ، وہ تو وہ جھاڑ وغیرہ انہیں پلائی دیتے ہیں جو اسپائنلیس قسم کے افسران ہوتے ہیں۔ اچھا، باقی جناب ایک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ گندم اسکینڈل کے حوالے سے حنیف عباسی اور انوار اللہ کاکڑ کے درمیان ایک جناب ٹھیک ٹھاک قسم کی بحث ہوئی ہے، اور اس بحث میں جناب یہ ہوا ہے کہ کل رات ایک ہوٹل پہ ملاقات ہوئی حنیف عباسی اور انوار اللہ کاکڑ کی۔ حنیف عباسی صاحب نے ایک پروگرام کے اندر انوار اللہ کاکڑ کو کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا کہ بھائی یہ بندہ ملوث ہے، تو کل کاکڑ صاحب نے کہا عباسی صاحب پھر آپ مجھے گرفتار کروانے آ گئے ہیں، آپ مجھے گرفتار کروانا چاہتے ہیں؟ تو حنیف عباسی نے کہا جی وہ میں نے پروگرام میں بات کی تھی، بات تو میں نے ٹھیک کی تھی، آپ کا اس میں کردار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کافی پھر گرما گرمی ہو گئی، اور حنیف عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے کاکڑ صاحب کو کہہ دیا بھائی آپ تو گندم چور ہیں، آپ نے پیسے لیے اس سے گندم کے اسکینڈل کے اندر آپ نے پیسے کمائے، تو کافی تلخی وہاں پہ ہوئی۔ تو بہرحال اس پہ موقف جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا ذرا مختلف ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ عباسی صاحب اور میں ایک ہوٹل پہ ملے، ہماری ملاقات ہوئی رات کو، اچھا آج نہیں برابر آ گئے۔ تو میں نے کہا جی آپ نے پروگرام میں بڑی باتیں کی تھی میرے بارے میں کہ بھائی میں ذمہ دار ہوں، آپ مجھے گرفتار بھی کروانا چاہتے ہیں۔ تو عباسی صاحب نے کہا جی وہ میں نے پروگرام میں بات کر دی تھی، تو میں آپ سے بات کرنی تھی میں نے اس پہ کہ بھائی مجھے اس طرح کی بات جو ہے وہ اتنی سخت بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تاہم انہوں نے کہا جی کہ اتنی بات ہوئی ہے، اور اس کو کاکڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ باقی جو معاملہ ہے جناب شیر افضل مروت کے بھائی ہیں خالد مروت، جو کہ آئی ٹی کے منسٹر لگے تھے، یعنی آئی ٹی کے اسپیشل اسسٹنٹ لگے تھے خیبر پختونخوا میں، اور شیر افضل مروت وہ بندہ ہے جس نے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف جب سوئی ہوئی تھی انتخابات سے پہلے، اس سوئی ہوئی تحریک انصاف کو جگایا تھا، لیکن ان کا اپنا مقدر لگتا ہے کہ اب سو رہا ہے۔ ایک طرف چیئرمین پی ایس سی کا معاملہ پھنسا ہوا بڑی بری طرح سے،
दूसरी तरफ उनके भाई जो कि मामून खसूसी लगने के 2.5 महीने के अंदर अंदर फारग हो गए ओहदे से, आज उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया। मरवत साहब ने तो मौके पर इख्तियार किया इस पर कि जनाब उन्होंने ओहदा खुद छोड़ा, मुस्तफ़ी में, हालांकि इस्तीफे वाली बात होती तो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा जाता है जनाब कि वो मुस्तफ़ी हुए, उनका इस्तीफ़ा कबूल किया गया है, यहाँ लिखा गया कि डी नोटिफाई किया जाता है। और इस पर जी न्यूज़ ने खबर दी थी और साफ़ी ज़ुबैर अली खान ने भी खबर दी थी जनाब कुछ दिन पहले, आज से 4 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले 26 तारीख को, कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो रिपोर्ट वज़रा की जमा करवाई है खान साहब को जेल के अंदर, उसमें बताया जनाब कि खालिद मरवत के बारे से काफ़ी तावुज़ात का इजहार किया है। जो रिपोर्ट उनके बारे में पुलिस ने बाकी महकमों ने दिए, उनकी मुदाखलत काफ़ी ज़्यादा ये शिकायत की गंडापुर साहब ने जनाब के उनकी काफ़ी मुदाखलत है मुख्तलिफ महकमों के अमूर के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के मामला के अंदर, तो उस पर उन्होंने हटाने के बारे से सिफारिश की थी जो खान साहब ने मंजूर की, तो अब गंडापुर साहब ने डी नोटिफाई कर दिया है शेर अफजल मरवत के भाई को। तो मरवत साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर अपसेट भी है। बहरहाल इस पर मरवत साहब का मौक़िफ़ जब सामने आएगा, एक तो उन्होंने कह दिया भाई कि एक घर में 2 ओहदे नहीं हो सकते थे, तो मैं चूँकि चेयरमैन PSC बन रहा हूँ तो भाई ने ये ओहदा छोड़ा है, हालांकि डी नोटिफाई हुए, लेकिन अभी इस पर चीज़ें काफ़ी सारी खुलेंगी आगे चल के। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।